सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आप सभी का बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में स्वागत करते हैं, जो कि ऊष्मागतिकी के नियम। कौन से नियम हमें पढ़ने फिजिक्स में? शून्यांक नियम, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। यही दो नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यही नियम्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स, हर एक साल आप देख सकते हो। ठीक है, और बात करें केमिस्ट्री में भी होता है, तो केमिस्ट्री के नियम हमने खत्म कर दिए हैं। क्लियर, एक वीडियो में पूरा बता दिया है भाई, भटकना नहीं पड़ेगा आपको। एक वीडियो में आएंगे, खत्म हो जाए केमिस्ट्री का भी, और यहाँ पर फिजिक्स काम फिनिश कर देंगे। क्लियर, चलो इस नियम को पढ़ना स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। और आपसे वादा है, आज की इस वीडियो के बाद इस नियम से जो भी चीज़ें पूछी जाएंगी ना, आप उसको छोड़ने बिल्कुल ही नहीं वाले हो, याद करा कर भेजने वाले इस वीडियो में। ठीक है, ये तीनों के तीनों नियम लास्ट तक बने रहिएगा, ये आपसे वादा है मेरा। चलिए स्टूडेंट्स, मेरा नाम आप सभी जानते होंगे, नाम है अभिषेक गुप्ता। ग्रेजुएशन है बीएससी मैथमेटिक्स, और कॉलेज आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से। ठीक है, आपका उत्तर प्रदेश का ही सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है ये। क्लियर, आइए अब इस टॉपिक को फोड़ देते हैं एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शून्यांक नियम सबसे पहले हमारा क्या बोलता है, और इसको देखने से पहले स्टूडेंट्स तापी साम्य के दर्शन कर लीजिए। ये क्या होता है स्टूडेंट्स? तापी साम्य देखिए, समझ लेते हैं। अगर दो निकाय स्टूडेंट्स, इन दोनों निकाय के बीच में ऊष्मा का अगर आदान प्रदान नहीं होता है ना, तो उसे बोलते हैं तापी साम्य। ठीक है, अगर दो निकाय के बीच में ऊष्मा का लेन देन ना हो, ऊष्मा का लेन देन ना हो, याद रखिएगा, ऊष्मा का लेन देन ना हो स्टूडेंट्स, तो उसे क्या बोलते हैं? तापी साम्य बोलते हैं। ठीक है, शून्यांक नियम क्या है तब? शून्यांक नियम आपका टेंशन बढ़ा रहा है भाई। दो निकाय में हम बात कर रहे थे, इसने क्या किया, एक और निकाय सिर पर लाकर रख दिया। और जो बात बोलता है वो इंटरेस्टिंग है, सुनने वाली बात। बात क्या बोल रहा है ना, कि पहले आपके कितने निकाय थे? दो निकाय थे। लिखिए यहां पर दो निकाय, दो निकाय अगर अलग अलग स्टूडेंट्स, क्या अलग अलग, ये कौन सा निकाय है? ये पहला, ये दूसरा, तो ये तीसरा निकाय हुआ ना। ये दो निकाय अलग अलग तीसरे निकाय के साथ, तीसरे निकाय के साथ, देखिए याद हम करा रहे हैं अभी आपको, अभी तक आपको ये तो पता ही चल गया ना कि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ। ये तो क्लियर आप सभी को। अब बात क्या बोली जा रही है? तापी साम्य अवस्था की। अगर ये दो निकाय अलग अलग तीसरे निकाय के साथ स्टूडेंट्स तापी साम्य में होते हैं, तो वो दोनों निकाय भी परस्पर तापी साम्य में होंगे। ये है शून्यांक नियम। क्या बात हुई, क्या बोल दिया, कुछ तो समझ में नहीं आया? आइए क्लियर करते हैं। बात ये बोल रहा है ना कि अगर ये निकाय इस तीसरे निकाय के साथ तापी साम्य में है, मतलब कि ना इसके बीच में आदान प्रदान हो रहा है ऊष्मा का, ना इस पहले और तीसरे निकाय के बीच में ऊष्मा का आदान प्रदान हो रहा है, ना ही स्टूडेंट्स इस दूसरे और तीसरे निकाय के बीच में ऊष्मा का आदान प्रदान हो रहा है। ये इसके साथ तापी साम्य में है, इसका मतलब। ठीक है, जब ऐसा होगा ना, तो ये दोनों भी आपस में तापी साम्य में होंगे, इनके बीच में भी ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा, ये दोनों भी स्टूडेंट्स आपस में तापी साम्य में होंगे। क्लियर, ये है आपका शून्यांक नियम। लिख देते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद ये दोनों निकाय तीसरे निकाय के साथ किस में होने चाहिए? तापी साम्य में होने चाहिए। अगर ये ऐसा होगा स्टूडेंट्स, तो ये दोनों निकाय भी भैया, ये दोनों लिखेंगे आपके, ये दोनों भी स्टूडेंट्स तापी साम्य में होंगे भैया। ठीक है, हमने देखिए फिर से आपको पूरा A to Z लिखवा दिया ये शून्यांक नियम। अब तो याद हो गया होगा कि ये दोनों अगर तीसरे के साथ तापी साम्य में, तो ये दोनों भी आपस में तापी साम्य में होंगे। ठीक है, और तापी साम्य क्या है? जब दो निकाय के बीच में ऊष्मा का लेन देन ना हो। खत्म आपका ये शून्यांक नियम। क्लियर, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए भाई। हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रथम नियम की ओर। ठीक है, जी हाँ, यही है आपका प्रथम नियम। अभी ही हमने लिखा है, ध्यान से देखिएगा, याद तो करना ही नहीं है भाई। जिस तरह से हमारे माइंड में फिट है ना भाई, सालों से आपको भी फिट कर देते हैं। देखिए कुछ ऐसा सिस्टम है,
अगर कोई ऊष्मागतिकी निकाय है, क्लियर। चलो ये ऊष्मागतिकी निकाय है आपका, समझिएगा, ये ऊष्मागतिकी निकाय है आपका, समझ लीजिए। इसको हमने ऊष्मा दी, क्लियर। इसको बाहर से हमने क्या की, ऊष्मा दी, बाहर से हमने क्या की, ऊष्मा दी। ये हमने क्या दी, ऊष्मा दी इस निकाय को। तो इस ऊष्मा से क्या क्या होता है, क्या क्या ये निकाय करेगा। जैसे आपको इंस्टेंस हमने शक्ति दे दिया, तो आपके साथ क्या क्या होगा भाई, आपके अंदर की इंस्टेंस ऊर्जा बढ़ेगी ना, बढ़ेगी कि नहीं। पहले इंस्टेंस हम लोग केवल चलते थे, लेकिन आपको पावर दे दिया जाए तो आप उड़ने भी लगोगे हो सके तो। इसी तरह अगर ऊष्मा दे दिया जाए किसी निकाय को, तो पहले काम क्या होता है, उसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाती है, अंदर की ऊर्जा बढ़ जाती है। अगर बाहर से किसी निकाय को ऊष्मा दिया जाए तो उसके अंदर की ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसको हम डेल्टा यू से दिखाते हैं, ठीक है। ये है आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि, क्लियर। ये है ऊष्मा जो हमने निकाय को दी, देने से क्या हुआ, आंतरिक ऊर्जा बढ़ गई। फिर इंस्टेंस कार्य भी करता है, ये निकाय कार्य भी करता है। जो हम ऊष्मा दे रहे हैं वह आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि, और निकाय ने जो कार्य किया उसकी इंस्टेंस सम के बराबर होता है। ये है आपका प्रथम नियम। किसी निकाय द्वारा जो भी अवशोषित ऊष्मा है, जो हमने ऊष्मा दी तो उसको अवशोषित किया, तो उस अवशोषित से करने से क्या क्या हुआ, पहला काम आंतरिक ऊर्जा बढ़ा लिया, ऊष्मा अवशोषित करके अपनी अंदर की ऊर्जा बढ़ा ली। फिर क्या कर सकता है, कार्य भी कर सकता है भाई, उड़ने लगे तो कार्य किया ना एक तरीके से। ये चीजें होती हैं, समझे। इस तरह से याद रखना, अगर हमें शक्ति मिल जाए तो हम क्या करेंगे, हमारी अंदर की ऊर्जा बढ़ जाएगी, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि, और उड़ने लगेंगे, अर्थात कार्य भी करने लगेंगे भाई, ठीक है। और इसी तरह से आप प्रथम नियम याद रहेगा आपके माइंड में कि अगर किसी भी निकाय को हम क्या करें, ऊष्मा दे, अगर कोई भी निकाय ऊष्मा को अवशोषित करे, ठीक है, वो जो ऊष्मा इंस्टेंस उसके आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन और कृत कार्य के योग के बराबर होता है। समीकरण भी लिख सकते हैं आप सभी कि अवशोषित ऊष्मा यानी कि ये Q किसके बराबर है, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि और कृत कार्य के इंस्टेंस बराबर होता है। फॉर्मूला ये रहा आपका। इससे फॉर्मूला भी आप कभी नहीं भूलोगे कि हमें शक्ति मिली, आंतरिक ऊर्जा बढ़ा, कार्य किया, कभी फॉर्मूला आप नहीं भूलोगे इंस्टेंस। शक्ति मिली, आंतरिक ऊर्जा बढ़ी, कार्य किया, ठीक है। ये इंस्टेंस कितना आसान तरीका है। अब यहाँ पर हर एक टर्म को डिफाइन करना है आपको इंस्टेंस, ऐसे नहीं छोड़ के आ जाना है कि ये Q क्या है इंस्टेंस, Q है अवशोषित ऊष्मा, ठीक है, अवशोषित ऊष्मा। ये डेल्टा यू क्या है इंस्टेंस, डेल्टा यू है आपकी आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा में, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि आपकी, क्लियर। बड़ा लिख दे थोड़ा सा, इसको ये लिखिए आप, सही है। और W क्या है इंस्टेंस, W इज कार्य, किया गया कार्य, इंस्टेंस W क्या है, कृत कार्य है आपका। चलो भाई, बाकी सब कुछ बचा है, ये एक चीज बचा है इंस्टेंस, कार्य क्या होता है, ये आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि क्या होती है, ये सब आपको नहीं बताएंगे ना, सवाल बनते हैं इस पर भी इंस्टेंस, हम आपको ऐसे नहीं छोड़ने वाले भाई। देखिए बता कर ही जाएंगे, बाद में मत कहिएगा कि सवाल आ गया हमने स्किप कर दिया, हम 10 सेकेंड बढ़ा दिए, हमें जल्दी था दूसरा नियम देखने का, नहीं, हम बताएंगे। देखिए आंतरिक ऊर्जा क्या होती है भैया, ये कार्य क्या होता है, कार्य कैसे निकालोगे स्टेस। देखिए कार्य बता देते हैं, फॉर्मूला होता है P इंटू डेल्टा V, ये लिख लीजिएगा। दाब गुणे में आयतन में वृद्धि, दाब गुणे में आयतन में वृद्धि स्टेस, क्लियर। अगर हमने ऊष्मा दिया तो स्टेस, ये गैस क्या होती है, इसके अंदर गैस होती है, पहली बात तो अगर आपको नहीं पता तो गैस होती है स्टेस, क्लियर। तो ये गैस आपकी फैल जाती है, आयतन बढ़ जाता है गैस का जब भी बाहर से शक्ति दे दिया, ठीक है। तो कार्य कैसे मिलेगा, दाब मल्टीप्लाई में आयतन में वृद्धि, ठीक है। चलो ये क्लियर हो गया आपका। इस पे न्यूमेरिकल बनते हैं जो कि सेकंड फिजिक्स न्यूमेरिकल की वीडियो में हम आपको कराएंगे, ठीक है। बात करें इसकी इंस्टेंस, ये जो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है, ये आपका N C डेल्टा T के बराबर होता है, नोट कर लीजिए इसका फॉर्मूला बस, ठीक है। N C डेल्टा T के बराबर होता है तापमान में परिवर्तन, मोलों की संख्या, और C होता है विशिष्ट ऊष्मा,
बस ये फॉर्मूला आप लिखे रहो, फॉर्मूला लिखे रहो, आगे मेयर सूत्र वगैरह आएगा ना उसमें यही सब लगेगा। आप विश्वास नहीं मान रहे हो, उसमें यही सब लगेगा, इसलिए हम बता रहे हैं मेयर सूत्र में आपको इजी होगा, आसान लगेगा मेयर सूत्र आपको, जो होता है CP - CV = R। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, ये आपका बस फिनिश हो गया। एक और चीज बताना रह गया है कि ये आंतरिक ऊर्जा की परिभाषा क्या होती है। ये आंतरिक ऊर्जा है तो है क्या, ये पूछा जाता है आपके पेपर में। ठीक है, सुन लीजिए स्टूडेंट्स, आ गया तो आप कर लोगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट नियम, आखिरी नियम देखेंगे, फिर चले जाएंगे। ठीक है, आंतरिक ऊर्जा क्या होती है, गैस है ना, ये गैस है ना, गैस के अणु है ना स्टूडेंट्स, इस गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या होता है, आंतरिक ऊर्जा होती है। क्या, किसी भी गैस के गतिज ऊर्जा, हाँ, और स्थितिज ऊर्जा जो चुपचाप है, और जो उड़ रहे हैं भैया, गतिज ऊर्जा है उनके पास, जो चुपचाप बैठे ही हैं अणु, उनके पास स्थितिज ऊर्जा है, तो इन्हीं का योग आपका आंतरिक ऊर्जा होता है। बस अगर आएगा तो यही लिखना है आपको पेपर में कि गैस के अणुओं के पास, ऊष्मागतिकी निकाय में गैस के अणुओं के पास गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग आंतरिक ऊर्जा होती है। ठीक है, याद हो गया ना आपको, इस तरीके से हम बताते रहेंगे आपको। ठीक है, चलिए अब लास्ट नियम देखते हैं, दो तीन नियम देखते हैं और वीडियो एंड करते हैं। ठीक है, और वीडियो कैसी लग रही है स्टूडेंट्स आप कमेंट में जरूर बताकर जाइएगा, प्यारा सा कमेंट आपको करना है। ठीक है, हमारी मेहनत के लिए कमेंट्स वगैरह करके स्टूडेंट्स बताइएगा जरूर ये वीडियो आपको कैसी लग रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट नियम पे आते हैं। तो ये है आपका ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, क्लियर, फिजिक्स का। देखिए क्या बोलता है, कोई भी ऐसा ऊष्मा इंजन बनाना असंभव है जो अवशोषित ऊष्मा को पूरी तरीके से कार्य में बदल सके। ठीक है, 100% दक्षता वाला ऊष्मा इंजन बनाना असंभव है। देखिए बोला जा रहा है ना, उस द्वितीय नियम में बहुत सारे कथन हैं, लेकिन ओवरऑल जो आपको लिखना एग्जाम में वो ये है, सबका मेलजोल और एकदम फाइनल रिजल्ट ये है कि इसमें कहा बताया जाता है कि आप ऐसा ऊष्मा इंजन बना ही नहीं सकते। ठीक है, जो जिसका दक्षता 100% हो। 100% दक्षता मतलब कि जो भी ऊष्मा लिया उसका के पूरा का पूरा कार्य कर दिया। ठीक है, आपने 10 रुपये पेट्रोल डलवाया, आप गाड़ी चला रहे हो। ठीक है, तो पूरा का पूरा पेट्रोल आपको गाड़ी चलाने में ही मदद नहीं करता है। कुछ पेट्रोल स्टूडेंट्स नष्ट भी होता है, कुछ पेट्रोल जल भी जाता है। आप देखते हो, आपने सुना होगा कि नहीं कि यार पेट्रोल लिया था भाई, चला नहीं उतना, लगता है कुछ पेट्रोल जल गया। क्यों? क्योंकि ऐसा इंजन ही नहीं है कि जितना पेट्रोल डालोगे उतना ही चलेगा, पूरा कुछ नष्ट हो जाएगा। 100% इंजन ऐसा बना ही नहीं है स्टूडेंट्स, क्लियर, जो पूरा का पूरा अवशोषित ऊष्मा को कार्य में बदल दे। क्लियर, कैसे याद रखेंगे कि जो भी अवशोषित ऊष्मा हुई, जो भी ऊष्मा का अवशोषण किया, उसका कार्य में परिवर्तन पूरी तरीके से नहीं हो पाएगा। ऐसा कोई इंजन बना ही नहीं है स्टूडेंट्स जो अवशोषित ऊष्मा को पूरी तरीके से कार्य में बदल दे। ठीक है, लाइक ये आपका एक इंजन है, इस तरीके से डायग्राम बना लीजिए। एक इंजन है जिसको स्टूडेंट्स आपने क्या दिया, ऊष्मा दिया, और इस ऊष्मा को इस इंजन ने एब्जॉर्ब कर लिया, और इस एब्जॉर्ब करके स्टूडेंट्स टोटल कार्य आपको 100% कार्य आपको नहीं मिला, 100% कार्य नहीं करेगा। जितना ऊष्मा लिया उसका 100% कार्य नहीं करेगा। इसका मतलब स्टूडेंट्स कि जो दक्षता है वो 100% नहीं होगी। दक्षता 100% दक्षता नहीं होगी, नो 100% दक्षता। इस तरह आप डायग्राम बना के लिख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए, और एक महत्वपूर्ण बात स्टूडेंट्स आपने सुना होगा, कार्नोट इंजन। कार्नो इंजन स्टूडेंट्स एक वैज्ञानिक, एक कार्नोट, इन्होंने एक इंजन तैयार किया, और उस इंजन की दक्षता का एक फॉर्मूला आता है, वो है 1 - T2/T1। ठीक है, ये लिख सकते हैं साइड में, ये नियम खत्म हो गया। ये एक फॉर्मूला है जो स्टूडेंट्स हम आपको बता रहे हैं, कार्नोट इंजन की दक्षता का सूत्र पूछा जा सकता है 1-2 नंबर में, तो आप इसको लिख लेना 1 - T2/T1।
ठीक है। न्यूमेरिकल भी कुछ बने हुए हैं स्टूडेंट्स, तो हम न्यूमेरिकल में करा देंगे आपको। कार्नोट इंजन की दक्षता निकालिए, ऐसा न्यूमेरिकल एक आग बना है तो हम करा देंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रख लीजिएगा कि कार्नोट इंजन की दक्षता इतनी होती है। बाकी आपका ये नियम वगैरह सब खत्म हो गया यहाँ पर। फिजिक्स में ऊष्मागतिकी के नियम में आपको बस इतना ही पढ़ना था। आई होप आपने अच्छे से समझा होगा, हमारे साथ नियम को याद किया होगा भाई, हमारे साथ समझकर। ठीक है, अगर आपको सच में पूरा नियम याद हो गया तो कमेंट में जरूर बताएं स्टूडेंट्स कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स को भी। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ना ना भूले हमसे। ठीक है, दिल से जुड़ जाए। कोई भी डाउट हो आपका किसी से भी रिलेटेड हो, पूछिए, हम डेफिनेटली उसका 100% आंसर जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए बने रहिएगा इस चैनल के साथ, क्योंकि आगे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आएंगे। अभी मेयर सूत्र वगैरह आएंगे स्टूडेंट्स, क्लियर। तब तक के लिए हंसते रहे, खुश रहे, आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।